देखिए बेटा, अभी थोड़ी देर पहले आपके ग्रुप में मैंने ये असाइनमेंट भेजा है, ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंसेस। इसके काफी क्वेश्चन आते हैं। आप कोई कॉम्पिटिशन दोगे उसमें भी क्वेश्चंस आएंगे और 12th में भी इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप ये सारे क्वेश्चंस ट्राई करिएगा, फिर इसके डाउट्स पूछिएगा। अभी कुछ क्वेश्चंस हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। इसमें एक बैटरी दी हुई है और बैटरी का वोल्टेज दिया हुआ है 72 वोल्ट। तो यहाँ पे एक 6 किलो ओम का एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। फिर यहाँ पे 3 किलो ओम का एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। ये 4 किलो ओम का एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। ये 2 किलो ओम का एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। व्हाट करंट विल फ्लो थ्रू द 2 किलो ओम रेजिस्टर, इसमें कितनी करंट फ्लो करेगी इसकी वैल्यू पूछी। तो देखिए यहाँ से जो करंट जाएगी, यहाँ पे इस वायर के दो पार्ट हो, उसका एक पार्ट इस तरफ चला जाएगा, एक पार्ट इस तरफ चला। तो इस वायर में सपोज करिए कि टोटल करंट आई है, तो ये वाली करंट I1 हो गई और ये वाली करंट I2। तो हमसे I1 की वैल्यू पूछी कि I1 की वैल्यू। तो देखिए पहले नेट करंट कैलकुलेट कर लेते हैं कि इसमें नेट करंट कितना होगा। तो देखिए ये जो 4 किलो ओम और 2 किलो ओम है, ये दोनों एक ही वायर के अंदर है, तो ये दोनों सीरीज में होगा। जब वायर के पार्ट होता है तब वो पैरेलल में होता है। जैसे ये वायर है, इस वाले जंक्शन में वायर के दो पार्ट होंगे, तो इस तरफ जितने भी रेजिस्टेंसेस होंगे और ये वाले जो रेजिस्टेंस होंगे वो पैरेलल में होंगे। और एक ही वायर जो रेजिस्टेंसेस है जैसे 4 और 2, ये सीरीज में होगा। इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा वो इसके साथ पैरेलल में होगा। तो नेट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। इनको नाम दे देते हैं। इस वाले रेजिस्टेंस को R1 नाम दिया, इस वाले रेजिस्टेंस को R2, इसको R3 और इसको R4। तो जो R3 और R4 है दैट सीरीज, R3 एंड R4 इन सीरीज। जो रिजल्ट है उसको R3 सीरीज में आप इनको डायरेक्टली ऐड कर दोगे तो ये 4 to 6 किलो ओम हो जाएगा। अभी जो R34 आएगा वो R2 के साथ R2 एंड R34 आर इन पैरेलल। इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो इसके साथ पैरेलल में आएगा और पैरेलल में R234 यानी कि इन तीनों का रिजल्टेंट ये हो जाएगा 1/R2 प्लस 1/R34। ये 1/R234 की वैल्यू होगी, इसलिए हम इसको पावर -1 कर लेते हैं क्योंकि इसका रिजल्ट निकालने के बाद भी करना पड़ेगा। तो 1/R2 हो गया 1/3 और R34 हो गया 1/6। ये 2/6 और ये 1/6, तो 3/6 का होल इनवर्स, यानी कि 1/2 का होल इनवर्स। तो इसकी वैल्यू 2 किलो ओम आ जाएगी। तो इन तीनों का जो रिजल्टेंट है वो 2 किलो ओम हो गया और वो 6 किलो ओम सीरीज। So therefore net resistance आएगा R1 plus R234। R1 की वैल्यू हो गई 6 किलो ओम और R234 हो गया 2, तो 6 plus 2 8 किलो ओम नेट रेजिस्टेंस हो गया इस प्लेट का। तो हम इसकी टोटल करंट निकालेंगे तो I, ये वाली जो करंट है I, ये हो जाएगा 72 और नेट रेजिस्टेंस हो गया 8 किलो ओम। किलो का मतलब 10⁻3, तो 9 × 10⁻³ एम्पियर। तो यहाँ से देखिए 9 एम्पियर की करंट जा रही है। अब इसके दो पार्ट होंगे 9 एम्पियर के, एक I1 और एक I2।
तो देखिए यहाँ पे ये जैसे सपोज करिए कि ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट, तो ये और ये पैरेलल में वोल्टेज कांस्टेंट होता है। देखिए नाउ R2, ये R2 और ये R34 आर इन पैरेलल, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, देयरफॉर वोल्टेज इज कांस्टेंट। तो इस तरफ का जितना वोल्टेज रहेगा इस तरफ का भी उतना ही वोल्टेज रहेगा। एंड V इज इक्वल टू आई आर, implies I is equal to V upon R। अब V तो कांस्टेंट हो गया, तो करंट किस तरह से वेरी करेगी, करंट रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। इसका मतलब ये हुआ कि I1 अपॉन I2 R2 अपॉन R1 के इक्वल हो जाएगा। I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू R2 अपॉन R1। तो R2 इस तरफ वाला रेजिस्टेंस हो जाएगा 3 किलो ओम और R1 इस तरफ वाला रेजिस्टेंस हो जाएगा, तो 4 प्लस 6, 4 प्लस 2 6 हो गया। तो ये 1:2 के रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। तो जो ये टोटल करंट है 9 मिली एम्पियर, ये 9 मिली एम्पियर हो गया। इसको हमें 2 के रेशियो में डिवाइड करना है। तो इसके टोटल 3 पार्ट होंगे, 1 और 2। एक पार्ट इसको मिलेगा, 2 पार्ट इसको मिलेगा। या हम इसको पूरा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2I1 इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इज इक्वल टू I2। और करंट है वो 9 लिख सकते हैं I1 प्लस I2। ये जो करंट है ये 2 पार्ट में डिवाइड, तो ये 9 मिली एम्पियर। इसमें हमने I2 की वैल्यू पुट कर दी, तो ये 9 मिली एम्पियर। तो इसका मतलब हो गया 3I1 इज इक्वल टू 9 मिली एम्पियर। तो 3I1 अगर 9 मिली एम्पियर के इक्वल हो गया तो I1 हो जाएगा 3 मिली एम्पियर के इक्वल, यानी कि 3 मिली एम्पियर करंट हमारा आंसर हो गया। I1 इज इक्वल टू 3 मिली एम्पियर। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 12 ohms per meter is bent to form a complete circle of radius 10 cm। देखिए ये एक सर्कल है और इसमें एक पॉइंट ए दिया हुआ है, एक पॉइंट बी दिया हुआ है। इसका जो रेजिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू 12 ohms पर मीटर। 12 ohms पर मीटर इसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है। इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी 2 पाई इंटू रेडियस। रेडियस की वैल्यू दे रखी है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 0.1 मीटर। तो जो इसका रेडियस है दैट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, दैट इज 0.1 मीटर। तो ये 0.2 पाई मीटर ये इसका लेंथ हो गया। तो देयरफॉर नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, देयरफॉर नेट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 0.2 पाई मीटर इंटू 12 ohms पर मीटर। ये मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा और 12 टू जा 24 यानी कि 2.4 पाई ओम। ये इसका टोटल रेजिस्टेंस हो गया। अभी कहता है कि the resistance between its two diagonally opposite points A and B as shown in the figure is। तो A और B के बीच का रेजिस्टेंस पूछा है। A और B के बीच का रेजिस्टेंस, इन दोनों के बीच का रेजिस्टेंस का मतलब है कि अगर बैटरी इन दोनों के बीच में कनेक्टेड कर दी जाए तो ये पूरा जो वायर है ये कितना रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा करंट के लिए। तो देखिए यहाँ पे अगर बैटरी का एक
टर्मिनल पॉजिटिव और यहाँ पे एक टर्मिनल नेगेटिव लगा दिया जाए तो ये करंट के दो पार्ट हो जाएंगे, एक इस तरफ और एक इस तरफ। तो इस तरफ का रेजिस्टेंस और इस तरफ का जो रेजिस्टेंस है वो दोनों पैरेलल में हो जाएंगे, तो ये 1/R1 प्लस 1/R2 का होल इनवर्स हो जाएगा। अब देखिए, क्योंकि जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो अगर ए और बी डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट है तो जितनी लेंथ इस तरफ की होगी उतनी लेंथ इस तरफ की होगी। इस पूरे वायर का जो रेजिस्टेंस है वो 2.4 पाई है, और जब इसको आधा आधा कर देंगे लेंथ को तो आधा रेजिस्टेंस उस तरफ चला जाएगा, आधा रेजिस्टेंस इस तरफ चला जाएगा। तो R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? R1 इज इक्वल टू 2.4 पाई डिवाइडेड बाय 2 1.2 पाई और इतना ही R2 भी हो जाएगा। तो R1 और R2 दोनों की वैल्यू आ जाएगी 1.2 पाई ओम। अब इन दोनों को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें तो 1/1.2 पाई प्लस 1/1.2 पाई और इसका होल इनवर्स 2/1.2 पाई आ रहा है, दैट इज 1/0.6 पाई। तो ये 0.6 पाई ओम आ गया। ये ए और बी के बीच का नेट रेजिस्टेंस होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हम डिस्कस करेंगे। जैसे एक वायर है उसमें 1.2 एम्पियर की करंट है। अब यहाँ से इस वायर के तीन पार्ट हुए, एक वायर ये हो गया, दूसरा वायर ये हो गया और ये तीसरा वायर। तो ये वायर ऐसे तीन पार्ट में डिवाइड हो गया। तो वायर के तीन पार्ट में इसमें 10 ओम का रेजिस्टेंस है, इसको मैंने R1 लिख दिया। इसमें 15 ओम का रेजिस्टेंस है, इसको R2, और इसमें 30 ओम का रेजिस्टेंस है, इसको R3 लिख दिया। अब क्योंकि यहाँ पे वायर के पार्ट हो रहे हैं तो इसका मतलब ये करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। ये जो 1.2 एम्पियर की करंट है, किरचॉफ के फर्स्ट लॉ से इसके तीन पार्ट हो जाएंगे और इसमें करंट जाएगी I1, इसमें करंट जाएगी I2 और इसमें करंट जाएगी I3। तो इस वाले जंक्शन पे आने वाली करंट इन जाने वाली करंट्स के इक्वल होगी। यानी कि एक इक्वेशन तो हमें बिल्कुल पता है कि जो I1 जो टोटल करंट है, इसको मैं I लिख देता हूँ, ये I1 प्लस I2 प्लस I3 के इक्वल हो जाएगा। ये किरचॉफ का फर्स्ट लॉ है, किसी जंक्शन लॉ, आने वाली करंट जाने वाली करंट के इक्वल होगी। ये 1.2 दिया हुआ है, ये I1 प्लस I2 प्लस I3। अब देखिए ये जो तीनों करंट्स हैं ये पैरेलल में, I1 तीनों रेजिस्टेंसेस R1, R2 एंड R3 आर इन पैरेलल। पैरेलल में इसलिए है क्योंकि इनके पॉइंट्स जो है ए और बी वो कॉमन है। ये भी ए और बी के बीच में कनेक्टेड है, ये भी ए और बी के बीच में कनेक्टेड है, ये भी ए और बी के बीच में कनेक्टेड है। पैरेलल में वोल्टेज कांस्टेंट होता है और करंट रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। क्योंकि वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा पैरेलल में, इसलिए करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी रेजिस्टेंस। इसका मतलब यह हुआ कि I1 is to I2 is to I3 is equal to 1/R1 is to 1/R2 is to 1/R3। तो करंट का रेशियो रेजिस्टेंस के इनवर्स रेशियो के बराबर होगा। अब इसमें R1, R2, R3 की वैल्यू डाल दीजिए तो ये हो जाएगा 1/10 is to 1/15 is to 1/30। और रेशियो को हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इस रेशियो को 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3:2:1 आ जाएगा। तो जो करंट है वो 3:2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो हम आपने बचपन में सीखा होगा कि अगर रेशियो दिया हुआ है तो आप उसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके वैल्यूज अज्यूम कर सकते हैं।
तो हमने इसको x से मल्टीप्लाई कर दिया, इन तीनों रेशियोज को x से मल्टीप्लाई कर दिया और हमने करंट्स को अज्यूम कर लिया कि जो I1 है वो 3x के इक्वल हो गया, I2 2x के इक्वल हो गया और I3 x के इक्वल हो गया और इन सारी वैल्यूज को इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो I1 is 3x, I2 is 2x and I3 x, तो 1.2 is equal to 6x, x हो गया 0.2 एम्पियर, x की वैल्यू 0.2 एम्पियर हो गई और हमसे पूछा है कि I2 की वैल्यू बताइए, I2 कितना हो, तो I2 है 2x के इक्वल, तो इसमें x की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये 0.2 हो जाएगा, 0.4 एम्पियर हो जाएगा। I2 is equal to 0.4 एम्पियर। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में ये पॉइंट दिया हुआ है P, इससे फिर ऐसे दो रेजिस्टेंसेस पैरेलल में कनेक्टेड है। ये रेजिस्टेंस है 4 ओम और ये वाला रेजिस्टेंस है 3 ओम। फिर यहाँ पे एक टर्मिनल दिया हुआ है M। तो ये दो रेजिस्टेंसेस दिए हुए हैं, एक 0.5 ओम और इसके पैरेलल में एक और रेजिस्टेंस दिया हुआ है 0.5 ओम। फिर एक टर्मिनल है N, एक पॉइंट दिया हुआ है और N और M के बीच में एक और रेजिस्टेंस दिया हुआ है, ये 1 ओम का रेजिस्टेंस। इन द सर्किट शोन द करंट थ्रू द 4 एम्पियर रेजिस्टेंस इज 1 एम्पियर when the points P and M are connected to a DC voltage source। अगर P और M को एक DC वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट कर देते हैं, मतलब इस तरह से कि ये जो P पॉइंट है इसको हायर पोटेंशियल से और M पॉइंट को लोअर पोटेंशियल से कनेक्ट कर देते हैं, तो यहाँ से ऐसे करंट जाएगी, ये वाली जो करंट है इसके दो पार्ट हो जाएंगे, एक इस वाले आर्म में जाएगी, एक इस वाले आर्म में जाएगी। फिर ये कहता है कि करंट थ्रू द 4 ओम रेजिस्टेंस इज 1 एम्पियर। ये जो 4 ओम का जो है इसमें 1 एम्पियर की करंट, तो इसको मैंने R1 लिख दिया है, इसको मैंने R2 लिख दिया। तो ये वाली जो करंट है ये I1 हो गई, ये 1 एम्पियर दी हुई, ये वाली करंट I2 हो गई, ये वाली जो करंट है ये I3 और ये वाली करंट I4 हो। ये I में से ये टोटल करंट I है, I में से ये I1 करंट गई तो ये I माइनस I1 करंट हो गई। तो उससे पूछा है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स M एंड N। तो M और N के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताइए कि M और N के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको पूरा करंट के डिस्ट्रीब्यूशन को समझाएगा कि करंट किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगी। पहले इन दोनों को ले लीजिए, इस वाले कॉम्बिनेशन में देखिए कि ये और ये पैरेलल में है, तो V इज इक्वल टू आई आर, तो I की वैल्यू हो गई V अपॉन आर और V हो गया कांस्टेंट। तो जो I1 अपॉन I2 है वो R2 अपॉन R1 के इक्वल हो जाएगा, तो R2 हो गया 3 और R1 हो गया 4, तो इसमें 3:4 का रेशियो होगा। I1 और I2 में 3:4 का रेशियो होगा, यानी कि I1 3x के इक्वल हो गया और I2 4x के इक्वल हो गया। I1 की वैल्यू दे रखी है 1 एम्पियर, तो x की वैल्यू हो गई 1/3। अगर x 1/3 हो गया तो ये 4/3 एम्पियर होगा। तो इसमें 1 एम्पियर की करंट जा रही है और इसमें 4/3 एम्पियर की करंट जा रही है। तो ये जो टोटल करंट है, ये वाली जो करंट है ये कितनी हो जाएगी, 1 + 4/3। 1 + 4/3 = 4 एम्पियर। 1 + 4/3 = 4 एम्पियर। 4 + 4/3 = 8 एम्पियर। 8 + 4 = 16 एम्पियर। 16 + 4 = 24 एम्पियर। तो ये जो टोटल करंट है ये वाली जो करंट है ये कितनी हो जाएगी, 1 + 4/3
यानी कि इसमें करंट जाए। तो अब देखिए कि इसका इक्विवेलेंट बनाते हैं, इन दोनों का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा और ये टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। ये टोटल करंट हो गई 5/3 एम्पियर, और ये वाली जो करंट है, इसमें जो करंट जाएगी ये वाली, इस करंट को हमें कैलकुलेट करना है, इन दोनों का रेजिस्टेंस कितना होगा। तो 4 और 3 जो है वो पैरेलल में है, तो इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा 4 और 3 का रिजल्टेंट निकालेंगे, तो 1/4 प्लस 1/3 का इनवर्स, ये दोनों पैरेलल में है, तो ये हो जाएगा 12, और ये 3 प्लस 4 का इनवर्स। तो ये जो रेजिस्टेंस है ये 12/7, 7/12 का इनवर्स 12/7, ये 12/7, ये 0.5 और 0.5 दोनों पैरेलल में है, तो आधा हो जाएगा, ये 1.25 और ये 1, 0.25 और 1.25 ओम आ जाएगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको, ये दोनों पहले पैरेलल में है, तो इनका रिजल्टेंट निकालेंगे, तो 0.25 आ जाएगा, और फिर 0.25 ये इसके साथ सीरीज में आ जाएगा, तो 1.25। अब देखिए कि हम इस वाली करंट को निकाल सकते हैं कि ये वाली करंट कितनी होगी, तो जितनी ये करंट होगी वो ही इसमें फ्लो करेगी, और फिर हम एम और एन के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो अब हमें सिर्फ ये वाली करंट निकालनी है कि ये वाली करंट कितनी होगी। तो आप देखेंगे ये जो पॉइंट है पी और एम, पी और एम के पोटेंशियल डिफरेंस हम दो तरह से निकाल सकते हैं, बीपीएम। एक तो आ जाएगा 5/3 इंटू 12/7, इस तरफ से हमने निकाला तो आई इंटू आर हो गया, और इस तरफ निकालेंगे तो आई डैश इंटू 1.25, 1.25 को हम 5/4 लिख सकते हैं, तो 5 से 5 कट जाएगा, तो आई डैश हो जाएगा, ये 4 इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 48/3, 16/7, तो इसमें करंट की वैल्यू आ जाएगी 16/7 एम्पियर। मतलब ये वाली जो करंट है आई डैश, ये करंट 16/7 एम्पियर हो। अब देखो ये एन से एम के बीच में सिर्फ यही करंट फ्लो करेगी, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी फिर क्लब हो जाएगी, यहाँ से अलग अलग हो गई फिर क्लब हो जाएगी, और एन से एम के बीच में ये करंट जाएगी, तो एन और एम के बीच में पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो जाएगा, देयरफॉर वी एन एम इज इक्वल टू आई डैश इनटू रेजिस्टेंस, एन और एम के बीच का जो रेजिस्टेंस, तो एन और एम के बीच का रेजिस्टेंस हो गया 1 ओम, तो आई डैश की वैल्यू होगी 16/7 इंटू 1, तो ये 16/7 वोल्ट होगा। तो एन और एम के बीच का जो रेजिस्टेंस है वो 16/7 ओम हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, द रीडिंग ऑफ द एमीटर एज शोन फिगर, एज द फिगर शोन इज, देखिए ये एक 2 ओम का रेजिस्टेंस है, फिर यहाँ पे एक 2 ओम का रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे एक सेल लगा हुआ 2 वोल्ट का, और यहाँ पे एक एमीटर लगा हुआ, फिर यहाँ पे एक 2 ओम का रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे भी एक 2 ओम का रेजिस्टेंस। तो एमीटर की रीडिंग पूछिए, एमीटर की रीडिंग कितनी होगी। तो देखिए यहाँ से ये करंट पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगी, ये करंट आई होगी। अब यहाँ से इसके कितने पार्ट होंगे, यहाँ से इसका ये I1 पार्ट हो जाएगा, और ये वाला जो पार्ट है इससे ऐसे करंट जाएगी तो ये I2,
फिर I2 का एक पार्ट इस तरफ चला जाएगा, मान लो I3 हो गया, और एक पार्ट इस तरफ चला जाएगा, मान लो I4। फिर ये सारे की सारी करंट, ये I1 करंट यहाँ पे आएगी, I2 करंट, I3 करंट, ये सब यहाँ पे आ जाएगी। तो इस वाले जंक्शन पे I2 करंट के दो पार्ट हो गए, फिर ये जुड़ के I2 हो जाएगी, और I2 और I1 जुड़ के फिर से I करंट हो जाएगी। तो जो अमीटर है वो किस करंट को बताएगा, सेल से कितनी करंट निकल रही है और सेल में कितनी करंट आ रही है। तो आई करंट हमें निकालना है कि सेल से कितनी करंट निकलेगी, वो रीडिंग हो। अब अगर मैं इसको ए पॉइंट ले लूं और इसको बी पॉइंट ले लूं, तो ये वाला जो रेजिस्टेंस है वो ए और बी के बीच में कनेक्टेड है। ये वाला जो रेजिस्टेंस है वो भी ए और बी के बीच में कनेक्टेड है। ये वाला जो रेजिस्टेंस है वो भी ए और बी के बीच में कनेक्टेड है। तो मैं इन तीनों रेजिस्टेंसेस को इस तरह से बना सकता हूँ, जैसे मैंने ये ए पॉइंट बना दिया, ये बी पॉइंट बना दिया, और मैं इन तीनों रेजिस्टेंसेस को इस तरह से बना सकता हूँ। ये एक रेजिस्टेंस हो गया ए और बी के बीच में, ये दूसरा रेजिस्टेंस हो गया ए और बी के बीच में, और ये तीसरा रेजिस्टेंस हो गया ए और बी के बीच में, और ये सेल हो गया, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस, और ये सेल हो गया 2 वोल्ट, और यहाँ पे ये अमीटर लगा दिया। तो देखो ये जो 2 ओम है, ये 2 ओम है, और ये 2 ओम, ये तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, और ये इंटरनल रेजिस्टेंस की तरह। तो आर नेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर नेट मतलब नेट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो नेट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, इन तीनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालना। तो 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 का होल इनवर्स, यानी कि 3/2 का होल इनवर्स, दैट इज 2/3 ओम। तो आर नेट की वैल्यू होगी 2/3 ओम। तो करंट कितना हो जाएगा, करंट हो जाएगा ई नेट अपॉन आर प्लस आर नेट। तो ई नेट 2 वोल्ट हो गया, ये इंटरनल रेजिस्टेंस 2 हो गया, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 2/3 हो। 3 से ऊपर मल्टीप्लाई करो और 3 से नीचे, तो 6/8 एम्पियर की करंट हो गई, यानी कि 3/4 एम्पियर की करंट। तो अमीटर की जो रीडिंग है वो 3/4 एम्पियर आ जाएगी। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। एक 9 वोल्ट की बैटरी है, इसमें ऊपर एक 3 ओम का रेजिस्टेंस लगा, इधर एक 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा, ये 8 ओम का रेजिस्टेंस है, फिर 2 ओम, इधर 4 ओम का रेजिस्टेंस है, और ये 2 ओम का रेजिस्टेंस। इसमें करंट दिखाई हुई है कि इस वाले पार्ट में 0.5 एम्पियर की करंट है। तो व्हाट इज द करंट थ्रू द 4 ओम रेजिस्टेंस। तो इस पे करंट पूछिए कि इसमें रेजिस्टेंस, अगर ये आई की वैल्यू है तो इस पे करंट पूछिए कि आई डैश की वैल्यू क्या हो। तो 4 ओम रेजिस्टेंस में नेट करंट कितनी होगी ये पूछा है। तो आप देखिए कि ये वाली जो करंट है इस वाले पॉइंट पे जाके डिस्ट्रीब्यूट हो गई, मतलब इस तरफ का और इस तरफ का जो है वो, इसको पॉइंट्स को मैं नाम दे देता हूँ, ये वाला पॉइंट मैंने पी नाम दे दिया और ये क्यू दे दिया। तो पी क्यू जंक्शन पे पी और क्यू के बीच में ये वाला रेजिस्टेंस और ये तीनों का जो रिजल्टेंट होगा वो पैरेलल में होगा। तो देखिए पी से ये रेजिस्टेंस मैंने बना दिया एक, और दूसरा रेजिस्टेंस ये बना दिया पी और क्यू के बीच। इन तीनों का जो रिजल्टेंट है
ये आ जाएगा 2 + 4 + 2, 8 ओम आ गया। तो ये रेजिस्टेंस 8 ओम होगा, क्योंकि सिर्फ 2 + 2 ये 8 ओम हो गया। तो 8 हो गया, वो सारे के सारे सीरीज में हो, तो सीरीज में है, तो इन तीनों को ऐड कर दिया हमने, तो 8 ओम आ 8 ओम है, इसको मैंने R2 R1 और R2 दोनों पैरेलल में है। R1 एंड R2 आर इन पैरेलल। तो मैं इस वाली करंट को I1 लिख देता हूँ और इस वाले करंट को I2 लिख देता हूँ। तो जितनी 4 ओम में करंट जाएगी उतनी इस वाले 8 ओम में करंट जाएगी। तो पैरेलल में अगर है तो V = IR, इसका मतलब I = V/R के इक्वल हो जाएगा, और V इसमें कांस्टेंट, क्योंकि V कांस्टेंट है तो I R के इक्वल हो जाएगा, यानी कि I1/I2 किसके इक्वल हो जाएगा, R1 R2/R1 के इक्वल। ये दोनों 8 ओम है, तो 1:1 का रेशियो आएगा, यानी कि जितनी करंट इस तरफ होगी उतनी करंट इस तरफ होगी। तो I1 I2 के इक्वल होगा। I1 की वैल्यू 0.5 एम्पियर दी हुई, तो I2 की वैल्यू भी 0.5 एम्पियर हो जाएगी। तो 8 ओम वाले पार्ट में जितनी करंट है, 4 ओम वाले पार्ट में भी उतनी ही करंट होगी। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। देखिए एक वायर है, इसमें 2 एम्पियर की करंट, फिर इस वायर के दो पार्ट हो जाते हैं। इस तरफ एक 2 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्टेड है और इस तरफ एक 3 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। तो हम डी पॉइंट से ए पॉइंट में पहुंच जाते हैं और इधर डी पॉइंट से बी पॉइंट में पहुंच जाते हैं। फिर इधर एक 3 ओम का रेजिस्टेंस है और इस तरफ एक 2 ओम का रेजिस्टेंस है। ये 3 ओम का रेजिस्टेंस हो गया, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस, ये सी पॉइंट हो। तो क्वेश्चन में पूछा है कि ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताइए, यानी कि बी ए माइनस बी बी पूछा है कि बी ए माइनस बी बी कितना होगा, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना। तो ये जो 2 एम्पियर की करंट है, सपोज करिए इसका एक पार्ट I1 इधर चला जाता है और I2 इधर चला जाता है। तो ये जो करंट है I1 और I2, इससे हम इसका पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमें I1 और I2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो देखिए डी और सी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है बी डी सी, तो इस तरफ से पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे तो I इंटू 2+3 हो जाएगा। इस तरफ से पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे तो V = I इंटू आर होता है। ये 2 ओम और 3 ओम 5 ओम हो गया। और इस तरफ से अगर निकालेंगे तो इधर से भी 3+2 5 ओम हो जाएगा। इन 5 से 5 कट जाएगा, यानी कि I1 = I2। तो जितनी करंट इससे इधर जाएगी उतनी करंट इधर जाएगी, क्योंकि पैरेलल में है और रेजिस्टेंस सेम है। इस तरफ भी 5 ओम का रेजिस्टेंस है और इस तरफ भी 5 ओम का रेजिस्टेंस है, तो इसलिए करंट दोनों तरफ इक्वल जाएगी। तो देयरफॉर I1 = I2। अगर इसके दो इक्वल पार्ट करोगे तो ये 2 एम्पियर डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 1 एम्पियर हो जाएगा। तो जितनी करंट इस तरफ जाएगी उतनी करंट इस तरफ जाएगी। अब डी से ए के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालिए। नाउ
बी डी माइनस बी ए। तो डी से ए तक का पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, ये आई इंटू आर के इक्वल होगा, यानी कि आई वन इंटू टू, आई वन की वैल्यू 1 हो गई, तो ये 2 वोल्ट हो गया। तो बी डी माइनस बी ए इज इक्वल टू 2 वोल्ट। तो डी से ए का पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। अब हमें इस तरफ का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, बी डी माइनस बी बी, ये भी आई इंटू आर के इक्वल हो जाएगा। तो आई टू 1 और 3, यानी कि ये 3 वोल्ट हो। तो बी डी माइनस बी बी इज इक्वल टू 3 वोल्ट। हमारे पास ये इक्वेशन आ गया। अब हमें क्या करना है, बी डी को एलिमिनेट करके बी ए माइनस बी बी क्रिएट करना है, बी ए माइनस बी बी। तो सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर दें, तो बी डी माइनस बी बी माइनस बी डी माइनस बी ए इज इक्वल टू 3 वोल्ट माइनस 2 वोल्ट। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो बी डी माइनस बी बी माइनस बी डी प्लस बी ए, ये 3 माइनस 2 1 वोल्ट के इक्वल हो जाएगा। ये बी डी से बी डी कट गया और बी ए माइनस बी बी 1 वोल्ट। तो ए और बी के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो प्लस 1 वोल्ट या 1 वोल्ट आ जाएगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें एक चीज का ध्यान रखिएगा, कैपेसिटर्स इन डीसी सर्किट, डीसी मतलब डायरेक्ट करंट। बैटरी अगर सर्किट्स में कनेक्टेड होती है तो जो करंट होती है वो डीसी करंट होती है। तो अगर डीसी सर्किट्स में कैपेसिटर्स लगा दी जाए तो क्या होता है, तो जो कैपेसिटर्स है इन कैपेसिटर्स करंट फ्लो फॉर अ वेरी स्मॉल टाइम until they are charged, and this current is called transient current। तो कैपेसिटर में एक करंट फ्लो होती है जब तक ट्रांजिएंट करंट होती है। जैसे ये बैटरी की करंट है, तो बैटरी 0 से मैक्सिमम होने तक ये स्टेडी करंट है। तो बैटरी की जो करंट है वो उसको हम बोलते हैं स्टेडी करंट। तो ऐसा तो नहीं है कि जैसे ही आपने बैटरी कनेक्ट किया, की को लगाया, तुरंत से ही करंट 0 से मैक्सिमम हो जाएगी, तो उसमें कुछ टाइम लगता है। ये वाली जो फेज है इसको बोलते हैं ट्रांजिएंट फेज। तो देखिए बेटा, जब तक ये बैटरी की ये वाली फेज रहती है, ट्रांजिएंट फेज में कैपेसिटर गेट्स चार्ज। तो जब तक बैटरी की ट्रांजिएंट फेज रहती है तब तक कैपेसिटर चार्ज होता है, और स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर्स आर फुल्ली चार्ज, कैपेसिटर आर फुल्ली चार्ज, कैपेसिटर पूरी तरह से चार्ज हो जाता है, एंड नो करंट फ्लोज थ्रू देम। और स्टेडी स्टेट से कैपेसिटर्स के बीच में कोई करंट फ्लो नहीं करती है। तो इसको ध्यान से सुन लीजिए कि स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर्स में करंट फ्लो नहीं करती। तो इसमें कैपेसिटर्स के जो क्वेश्चन होते हैं आपके सिलेबस में वो स्टेडी करंट के ही है, स्टेडी स्टेट के ही। तो जब तक ये स्टेडी स्टेट होती है, जब तक कैपेसिटर्स में करंट फ्लो नहीं करती।
कैपेसिटर्स में करंट फ्लो सिर्फ बहुत छोटे से टाइम इंटरवल के लिए करती है, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो जैसे ही आप स्विच को कनेक्ट करते हैं, विद इन अ सेकेंड या उससे भी कम टाइम में ये स्टडी करंट की फेज आ जाती है, और जैसे ही स्टडी करंट आ जाती है, स्टडी स्टेट आ जाती है, कैपेसिटर पूरी तरह से चार्ज हो जाता है और फिर उसमें करंट फ्लो नहीं करती है। करंट फ्लो नहीं करती मतलब आप उसको नेग्लेक्ट कर सकते हो। तो जब हम डीसी सर्किट्स के क्वेश्चंस में कैपेसिटर्स को देखेंगे और उसमें स्टडी करंट लिखा हुआ होगा, तो उसका मतलब है कि उसमें कोई करंट फ्लो नहीं कर रही, तो उसमें हम कोई करंट कंसीडर नहीं करेंगे और कैपेसिटर वाली आर्म को नेग्लेक्ट कर देंगे। जिस आर्म में कैपेसिटर है उस आर्म को नेग्लेक्ट करके और बाकी फिर एक नॉर्मल क्वेश्चन की तरह करेंगे। तो देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 8 में कैपेसिटर लगा हुआ है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में एक 6 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, ये 6 वोल्ट की बैटरी है और यहाँ पे एक 1 ओम का रेजिस्टेंस है, फिर उसके बाद 2 ओम का रेजिस्टेंस है, उसके बाद 3 ओम का रेजिस्टेंस है और उसके बाद एक 0.5 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर लगा हुआ है और उसमें 4 ओम का एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो कहता है इन द गिवन सर्किट डायग्राम द करंट थ्रू द बैटरी एंड द चार्ज ऑन द कैपेसिटर रिस्पेक्टिवली इन स्टेडी स्टेट आर। तो एक तो बैटरी की करंट बतानी है कि बैटरी में से कितनी करंट आ रही है, और दूसरा बताना है कि कैपेसिटर पे कितना चार्ज होगा। इस कैपेसिटर के बीच में चार्ज पूछना है कि जो चार्ज स्टोर हो रखा है इस कैपेसिटर पे, तो कितना चार्ज स्टोर होगा। मैंने इनको नाम दे दिया, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी और ये पॉइंट सी। ठीक है, अब आप देखिए कि हमें ये कैलकुलेट करना है कि इसके अंदर कितना चार्ज होगा और इसमें कितनी करंट होगी। एज करंट इज इन स्टेडी स्टेट, क्योंकि जो करंट है वो स्टेडी स्टेट में दी हुई है। Therefore, I through कैपेसिटर, तो कैपेसिटर की जो करंट है वो 0 होगी। Therefore, the arm AB may be neglected। तो ये जो AB वाली जो आर्म है इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे, इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। तो नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर नेट। इसको नेग्लेक्ट कर दीजिए, ये हमने नेग्लेक्ट कर दिया, तो ये 1, 2 और 3 ओम, ये तीनों जो रेजिस्टेंसेज हैं वो पैरेलल में हो गए। तो नेट रेजिस्टेंस आ जाएगा 1/2 प्लस 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 का होल इनवर्स। इसका एलसीएम 6 आ जाएगा, तो 6 प्लस 3 प्लस 2 11/6 का इनवर्स, तो ये 6/11 ओम आ जाएगा। तो नेट रेजिस्टेंस हो गया 6/11 ओम। तो देयरफॉर करंट कितनी होगी, करंट इज इक्वल टू 6 वोल्ट और नेट रेजिस्टेंस 6/11, ई नेट डिवाइड बाई आर, तो 6 से कट जाएगा और ये 11 एम्पियर आ जाएगा। तो इसमें ये जो नेट करंट है वो 11 एम्पियर है। अभी जो 11 एम्पियर है ये डिवाइड होगी, ऐसे 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। और देखिए कि इसके और इसके बीच में जो है वो 6 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। तो ये 6 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ये भी 6 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होगा और ये भी 6 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होगा और ये भी 6 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अब क्योंकि इसमें कोई करंट जा नहीं रही तो इसके अक्रॉस जो है, इसके अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा। तो ए और बी के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 6 वोल्ट के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ए और बी
बैटरी के अक्रॉस लगे हुए और बैटरी इसको कितना पोटेंशियल ड्रॉप प्रोवाइड कर रहा है, 6 वोल्ट। ये 0 वोल्ट पे है, ये 6 वोल्ट पे है, तो ए और बी के बीच में 6 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ये ए बी को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ए बी और पी बी। पी बी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हो जाएगा आई इंटू 4। अब क्योंकि इसमें तो कोई करंट है नहीं, कैपेसिटर में कितनी करंट जा रही है, 0, तो ये वाली जो करंट है ये 0 हो गई है, तो 0 इंटू 4 यानी कि 6 वोल्ट। तो ए और पी के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 6 वोल्ट होगा, यानी कि कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 6 वोल्ट है। चार्ज क्या होता है, चार्ज होता है Q इज इक्वल टू C इंटू बी। कैपेसिटी दे रखे है 0.5 माइक्रो फैरेड, ये कैपेसिटी होगी, और वोल्टेज दिया हुआ है 6 वोल्ट। 6 को 0.5 में मल्टीप्लाई करो तो 30, यानी कि 3 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, 3 माइक्रो कूलम। तो कैपेसिटर के अक्रॉस जो चार्ज है वो 3 माइक्रो कूलम हो जाएगा, और जो करंट है, जो बैटरी से करंट निकलेगी वो 11 एम्पियर के बराबर। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9। एक 3 वोल्ट की बैटरी कनेक्टेड है, और यहाँ पे 8 रेजिस्टेंस है, ईच इक्वल टू 2 ओम, 3, 3, 6, 7 एंड 8। ये सारे रेजिस्टेंसेस हैं, और ये सारे रेजिस्टेंसेस 2 ओम के इक्वल। ये सब रेजिस्टेंसेस 2 ओम के इक्वल है। इसको एक 3 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट करा हुआ है। द करंट आई इन द सर्किट इज, तो ये करंट पूछा है कि आई जो करंट है नेट सर्किट में वो कितनी होगी। तो देखिए ये जैसे 2 ओम इधर भी है, 2 ओम इधर भी है, और ये दोनों 2 ओम से कनेक्टेड है। तो अगर हम इसको ऐसे बीच से कनेक्ट कर दें इस तरह, तो इस रेजिस्टेंस को हम 1 ओम कंसीडर कर सकते हैं, और इस वाले रेजिस्टेंस को भी 1 ओम कंसीडर कर सकते हैं। ये रेजिस्टेंस 1 ओम हो जाएगा, और ये वाला रेजिस्टेंस भी 1 ओम हो जाएगा। 1 2 3 4 5 5 रेजिस्टेंस इधर हो जाएंगे, और 1 2 3 4 5 5 रेजिस्टेंस इधर हो जाएंगे। तो ये जो दो है, एक इस तरफ वाला जो रेजिस्टेंस है और इस तरफ वाला जो रेजिस्टेंस है, वो दोनों, ये वाला रेजिस्टेंस इस वाले रेजिस्टेंस के साथ कनेक्टेड होगा, तो ये रेजिस्टेंस इस वाले रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में आ जाएगा। ये एक बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज होगा, 2/1 का रेशियो, ये भी 2/1 का रेशियो, तो आप इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। और ऐसे ही इसमें 1:2 का रेशियो, और इसमें भी 1:2 का रेशियो, तो इसको भी नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो ये वाला जो रेजिस्टेंस है और ये वाला जो रेजिस्टेंस है, ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में हो जाएंगे, तो नेट रेजिस्टेंस हो जाएगा ये 2 + 2 + 2 6 ओम हो गया, और ये भी 2 + 2 + 2, ये भी 6 ओम हो गया। तो 2/6 का इनवर्स, यानी कि 1/3 का इनवर्स हो, 3 ओम। तो इसमें जो नेट रेजिस्टेंस है वो 3 ओम हो जाएगा। फिर से इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए कि अगर हम इसको बीच में से दो पार्ट कर देते हैं, तो 1 ओम इधर, 1 ओम इधर,
1 ओम इधर और 1 ओम इधर, तो इसके लेफ्ट पार्ट को देखो, 2:1 का रेशियो है और इधर भी 2:1 का रेशियो है। R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4। तो ये वाला जो रेजिस्टेंस है इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ये इस तरफ वाला जो पार्ट है ये एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज को बनाएगा, और उसी तरह से ये 1:2 का रेशियो, ये भी 1:2 का रेशियो। इस तरफ वाला पार्ट भी एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है, तो इसलिए ये मिडिल वाला जो रेजिस्टेंस है इसको भी नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो अगर इन दोनों को नेग्लेक्ट कर दोगे तो ये वाली आर्म और ये वाली आर्म ये पैरेलल में हो जाएगी। 2 + 2 4 and 2 6 ओम का रेजिस्टेंस इधर आ गया और 6 ओम का रेजिस्टेंस इधर आ गया। तो ये 6 ओम और ये 6 ओम दोनों एक दूसरे के पैरेलल में हो जाएंगे, और इनका पैरेलल इक्विवेलेंट निकालोगे तो ये 1/6 + 1/6 का होल इनवर्स हो जाएगा, यानी कि 2/6 का होल इनवर्स। तो ये 3 ओम के इक्वल हो गया। तो नेट रेजिस्टेंस इस सर्किट का 3 ओम के इक्वल हो जाएगा। अब क्योंकि V = I × R के इक्वल होता है, तो वोल्टेज तो 3 वोल्ट दी हुई है, करंट हमें कैलकुलेट करना है और रेजिस्टेंस भी 3 के इक्वल, तो I = 1 एम्पियर। तो ये जो 8 रेजिस्टेंसेस का नेटवर्क है, ये एक वोल्टेज बैटरी से 3 वोल्ट की बैटरी से 1 एम्पियर की करंट ड्रॉ करेगा। तो इसकी जो नेट करंट है वो 1 एम्पियर के इक्वल हो जाएगी। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है बेटा, अब आपको करंट का डिस्ट्रीब्यूशन का, पैरेलल का, सीरीज का, कैपेसिटर का, इन सब का आइडिया थोड़ा थोड़ा हो गया होगा। आप जितने इसमें से क्वेश्चन करेंगे उतनी क्लैरिटी आएगी। करिएगा जरूर, जो नहीं आएगा उनके डाउट्स पूछिएगा। ठीक है बेटा, तो ये इसका एक इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया है। अब ये पूरा असाइनमेंट आप करने की कोशिश करिएगा और डाउट्स अपने नेक्स्ट क्लास में पूछिएगा।